हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड बनाने वाली यानी कि खाद और कीटाणुनाशक दवाओं का बिजनेस करने वाली कंपनी का एनालिसिस करेंगे। कोरोमंडल कंपनी 21,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ में अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और पिछले 5 सालों में अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों का रिटर्न इसका 350% का रहा है और कंपनी का बिजनेस भी एक कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, ग्रोथ दिखाया है। तो इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देखेंगे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ओवरव्यू देखेंगे, स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे और कंपनी का वैल्यूएशन क्या है वो भी देखेंगे। किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है पिछले सालों से, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और फिर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोमंडेल इंटरनेशनल के स्टॉक परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो हमें एक साइक्लिक नेचर का नज़र आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़े होने की वजह से ये मानसून पे भी काफ़ी डिपेंडेंट रहता है। स्टॉक परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों देखें, इस स्टॉक में 58% का रिटर्न दिया है और इस साल अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में देखें तो 340% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है। वहीं पे अगर इंडेक्स की बात करें तो पूरा जो निफ्टी रहा है वो 50% की ग्रोथ दिखाया है। और फिर अगर 10 सालों का बहुत ज़्यादा लंबा व्यू देख लेते हैं तो ये स्टॉक जो है 133% का रिटर्न दिखाया है। तो ये एक तरीके का साइक्लिक नेचर का है, हर कुछ सालों में अच्छा परफॉर्म करता है, देन ये फिर एक करेक्शन दिखाता है। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें उससे पहले हम सेक्टर का एनालिसिस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो ये इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है। उसके पीछे की दो वजह है। सबसे पहली वजह कि ऑलमोस्ट 60% से भी ज़्यादा लोग जो है, इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है और पूरे जीडीपी में देखें तो 17% का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है इंडिया की इकोनॉमी में। और जब भी कृषि सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होता है, क्रॉप के प्रोडक्शन में, तो वहाँ पे फर्टिलाइज़र के यूजेस भी बढ़ते हैं। तो यानी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होता है तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री भी ग्रो करती ही है। मेनली अगर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बात करें तो 3 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स, फास्फोरस बेस्ड और पोटेशियम बेस्ड। और ये कंपनी कोरोमंडल के बिजनेस की बात करें तो ये फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र बनाने की इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो कंपनी बेसिकली फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स बनाती है। फिर स्पेशल न्यूट्रिएंट्स में अगर बात करें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जैविक खादों का भी ये प्रोडक्शन करती है। क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट में इसके अगर हम बात करें तो इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स यानी कि कीटाणुनाशक और जो फफूंदी नाशक दवाइयाँ होती हैं उन सब का भी प्रोडक्शन ये करता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, अराउंड द ग्लोब पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करता है। इसके साथ साथ रिटेल बिजनेस में अगर हम बात करें तो रिटेल बिजनेस में इसके ऑल ओवर इंडिया जो है ऑलमोस्ट 665 से ज़्यादा जो है रिटेल स्टोर हैं। ये 2013-14 की रिपोर्ट है। अगर हम करंट लेवल पे बात करें तो 800 से भी ज़्यादा रिटेल के स्टोर इस कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में अपना इस्टेब्लिश कर चुका है। अब कंपनी के वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का करेंट मार्केट कैपिटल जो है 21,000 करोड़ के आसपास है और करेंट शेयर प्राइस 723 का है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो अभी ये 17 के आसपास ट्रेड कर रहा है और प्राइस टू बुक रेशियो है 4.91। अब इस प्राइस टू बुक रेशियो और प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हिस्टोरिकली कंपेयर करें तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17 के आसपास है, जो कि इसके पिछले 10 सालों का एवरेज के आसपास है। यानी ये स्टॉक ना ही ओवर वैल्यूड है ना ही अंडर वैल्यूड है, अपने एवरेजन प्राइस पे है। इसके साथ साथ प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो ये लिटिल बिट ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। और स्टॉक का अगर ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो 800 लेवल के बाद से ये करंटली थोड़ा करेक्शन दिखा रहा है। इसके साथ साथ इस कंपनी के वैल्यूएशन में खास बात यह है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज़्यादा होता है। आसान से भाषा में रिटर्न ऑन इक्विटी वो होता है कि जो पैसा कंपनी यूटिलाइज कर रही है, लेट से अगर 100 रुपये कंपनी ने लगाया है जिसमें से 80 रुपये खुद का और 20 रुपये लोन दे के लगाया है, तो उस 100 रुपये पे ये कंपनी 27 रुपये का अर्निंग जनरेट कर रही है। यही होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये किसी भी कंपनी के लिए 27 होना ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये इस कंपनी की अच्छी बात है।
अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो जून 19 के क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी का टोटल सेल्स रहा है वो 2130 करोड़ का रहा है, और जून 20 में देखें तो 3213 करोड़ का हो गया है। तो ऑलमोस्ट जो सेल्स है इसका 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। इवन दो कि पूरा जो इकॉनमी अगर हम देखें, कोई सा भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा जहाँ पे कि आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको 50% का सेल्स में ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। साथ के साथ आप अगर देखेंगे यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है 62 करोड़ का था प्रॉफिट, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट इस साल 250 करोड़ का हो गया है। तो प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 3 गुना बढ़ चुका है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो मार्जिन अगर हम देखें तो 9.17 का मार्जिन था जहाँ पे बिजनेस में, वो बढ़ के अब 12.84% हो गया है। यानी कंपनी की इफ़िशियंसी भी बढ़ गई है। इफ़िशियंसी कहने का मतलब है कि अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने में उसका खर्चा होता है, रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो जो यहाँ पे अगर देखें कंपनी का मार्जिन बढ़ा है, इसका मतलब है कंपनी ने अपने खर्चे में, रॉ मटेरियल्स में, इन सब में कटौती की। अगर हम एनुअल एनालिसिस करें तो कंपनी का जो नेट सेल्स रहा है टोटल 13,000 करोड़ मार्च 19 के क्वार्टर में रहा, पूरे साल भर में रहा है। और इस साल अगर देखें मार्च 20 तक का तो 13,000 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है सेल्स पूरे साल भर का। अगर सेल्स देखेंगे तो कांस्टेंट है। लेकिन प्रॉफिट अगर हम देखें तो 720 करोड़ से बढ़ के 1,065 करोड़ हो गया है। तो पूरे साल भर में जितना सेल्स पिछले साल था उतना ही इस साल रहा है। लेकिन जैसा कि मार्जिन बढ़ गया है कंपनी का, तो उसकी वजह से हमें प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का ऑलमोस्ट 59.6% प्रमोटर्स के पास में हिस्सेदारी है, वो E.I.D पैरी के पास में। अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने 2% की हिस्सेदारी को डिक्रीज किया है जून के क्वार्टर में। तो 2% की हिस्सेदारी बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं होती है, बट स्टिल अगर प्रमोटर्स बेच रहे हैं तो ये एक कॉशन सिंबल होता है। लेकिन हमें नेक्स्ट क्वार्टर में भी देखना चाहिए कि ये हिस्सेदारी जो बिकवाली हुई है वो कांस्टेंट रहती है या और भी ज़्यादा बिकवाली होती है। बट म्यूचुअल फंड्स को देखें या फिर FIIs को देखें तो कॉन्स्टेंटली इस स्टॉक को परचेज करते जा रहे हैं पिछले कई क्वार्टर से। अगर आप देखें जून 2018 के क्वार्टर में जो हिस्सेदारी थी वो 10.6% की थी। उसके बाद अगले क्वार्टर में 11 हुई, फिर अगले क्वार्टर में 12 हुई, और कांस्टेंट अगर देखें तो बाइंग होती जा रही है। और करंट अगर देखें तो 16.4% का म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी इसमें खरीद रखी है। और FIIs विदेशी इन्वेस्टरों की बात करें तो उनका जो है फ्लक्चुएट होता रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप मार्च के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो हिस्सेदारी इसमें बढ़ी ही है। तो ओवरऑल अगर हमें देखने पे पता चलता है, चाहे हम फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देखें, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखें, या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात करें, वो सभी कंटिन्यूसली इसमें बाइंग कर रहे हैं। बट एज ए इन्वेस्टर मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे ये मेरा ओपिनियन है, कि ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 80% का इंक्रीमेंट दिखा चुका है इस साल में, और अभी ये करेक्शन दिखा रहा है। तो जैसे ही ये स्टॉक और भी ज़्यादा करेक्ट होता है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी 17 पे है, अगर ये घट के 15-14 पे हो जाता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक होने के नाते हमें इस स्टॉक को ट्रैक करते रहना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।